नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोबल क्लासेस में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में देखने जा रहे हैं। हम जब कुछ बोलते हैं तो मुख के जिन जिन भागों का सहारा लेना पड़ता है, जिन जिन भागों का सहारा लेते हुए हम वर्णों को बोलते हैं, उन्हीं को हम वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में मैं वहां बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता रहा हूं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो देखिए, आप देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से वहां भी बताया था, यहां भी मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, मेरे को चित्र बनाने का बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो आप लोगों को समझाना है वो मैं इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है। देखिए, आप समझ रहे हैं ना, ये हाथ है, ये देखिए, ये है बाल, ये नाक है, ये मुंह है, होंठ है, मतलब ये एक आदमी का चित्र बन रहा है। देखिए, ये है दांत। दांत के ऊपर क्या लगे रहता है? मसूड़ा रहता है। ठीक है, दांत के ऊपर मसूड़ा रहता है। मसूड़े के जस्ट बाद शुरू हो जाता है हमारा तालु। मुंह के अंदर का जो छत होता है ना, उसको हम तालु बोलते हैं। जब हम मुंह बंद करते हैं ना, तो जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको हम तालु बोलते हैं। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। देखिए दोस्तों, ये है कंठ। ठीक है। यहाँ रहता है दांत, यहाँ पर दांत रहता है, ये होंठ है, ये होंठ। ठीक। दांत, दांत के ऊपर क्या लगे रहता है? मसूड़ा, मूर्धा बोलते हैं संस्कृत में उसको। उसके बाद रहता है मुंह के अंदर का जो छत, वो तालु रहता है। ठीक। जब हमको कुछ अपने मन का कुछ विचार को प्रकट करना रहता है, तो हम किन किन भागों से होते हुए मुंह से बाहर आवाज निकालते हैं। ठीक है, मतलब जिन जिन भागों का हमें सहारा लेना पड़ता है बोलते समय, उन्हीं भागों को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम अपने मन से कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं, मैं इसका कलर को फिर से चेंज कर रहा हूं ताकि और भी क्लियर तरीके से आपको समझ में आ सके। देखिए, हम कुछ विचार को प्रकट कर रहे हैं, तो सबसे पहला हिस्सा क्या आएगा? कंठ आएगा। ठीक है ना, ताकि मैं अंदर से बता रहा हूं ताकि आप एक एक चीजों को समझ सके। पहला कौन सा हिस्सा आ गया? कंठ। सेकंड नंबर में कौन सा आ गया है? तालु। देखो, यहां पर आएगा तो दूसरा तालु, उच्चारण स्थान में दूसरा क्या है? तालु है। ठीक है। तीसरा क्या है? मूर्धा है, ये मूर्धा। ठीक है। और ये है हमारा दंत, और ये है ओष्ठ। ठीक है। देखिए, ये पांच उच्चारण स्थान हैं। उसके अलावा देखिए, ये पांच उच्चारण स्थान के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और उच्चारण स्थान होता है जो होता है नासिका। ठीक है, जिसको हम नाक बोलते हैं। हम कुछ वर्णों को हम बोलते हैं तो हमको नाक का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताया था, पंचमा अक्षर हो गया। जैसे मैं आपको बताया था, अनुस्वार हो गया। और कौन सा हो गया? जो चंद्र बिंदु होता है, जो अनुनासिक होता है, उन उनके जो वर्ण होते हैं ना, उन वर्णों का प्रयोग करने के लिए हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, मैं आज के इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके समझा रहा हूं, सरल तरीके से। आप आराम से सुनिए इसको। देखिए दोस्तों, ये वर्ण है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां कहां पर होता है, मतलब कहां, किन किन में मुंह के अंदर के किन किन भागों का सहारा लेते हुए इन वर्णों को बोलना पड़ता है, उनके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं। चलिए, अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान और उनके वर्णों के नाम। तो देखिए, कंठ हो गया। देखो, उच्चारण स्थान कंठ, कंठ में बता दिया आपको कहां पास रहता है कंठ, समझ गए ना? ये गले के पास, ये कंठ है। ठीक है। जैसे है गले में होता है। ठीक है। तो कंठ कहाँ है समझ गए, तालु हम समझ गए, मूर्धा समझ गए, दंत ओष्ठ समझ गए, और इन सभी चीजों के बारे में अभी बताने जा रहा हूं आपको। कोई चीज है? ठीक है। और देखो, कंठ, कंठ जहां उच्चारण स्थान होता है, उन्हीं वर्णों को हम कंठ्य वर्ण बोलते हैं। तालु जिनका उच्चारण स्थान होता है, उन्हीं के वर्णों को हम तालव्य वर्ण बोलते हैं। मूर्धा जिनका उच्चारण स्थान होता है, उसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। दंत का दंत्य वर्ण बोलते हैं। ओष्ठ का ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। आराम आराम से अपन देखते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, शुरू में अपन उठाए स्वर वर्णों को। स्वर वर्ण में अ और आ को हम उठाए। ठीक है। लघु आ और दीर्घ आ को हम उठाए और यहां लिख दिए। ठीक है। कंठ वर्ण में आ उठाए, एक लघु आ और एक दीर्घ आ। अब हम क्या कर रहे हैं?
हमने ये भी पढ़ा था, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कचट तप के बारे में पढ़ाया था। देखो क्या पढ़ाया था, देखो कचट तप, क च ट त प, कचट तप कर के बारे में पढ़ाया था। और यहां पर मैं क्या लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था केटीएम दो, केटीएम द और ओ, केटीएम दो करके। और मैं आपको बताया था कौन से वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो हम आपको, मैं जब व्यंजन पढ़ा रहा था ना तब मैं आपको पढ़ाया था। तो मैं आपको ये बताया था कि का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है, ता वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ठीक है, ता वर्ण का स्थान उच्चारण स्थान दंत है, और पा का ओष्ठ है। ये मैं आपको उस समय समझाया था। चलिए, हमने कौन कौन से वर्णों का प्रयोग कर लिया, दीर्घ आ और लघु आ का हमने प्रयोग कर लिया, ठीक है। और मैं अभी आपको जो समझाया कचट तप और केटीएम दो के आधार पे हम ये समझ चुके हैं कि जो क वर्ग होता है, क वर्ग, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, ठीक है। समझ गए ना? अगर आप वो नहीं समझे हो तो उसको, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कचट तप और केटीएम दो, ठीक है। तो देखिए, क वर्ग के चारों पांचों वर्ण किसमें आएंगे, क वर्ग के पांचों वर्ण आएंगे, का वर्ग के पांचों वर्ण किसमें आएंगे, कंठ में आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। अगला देखते हैं और क्या क्या है कंठ वर्ण में। देखो, मैं आपको जब अयोगवाह पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को उस समय भी बताया था कि जो विसर्ग ध्वनि होती है, जो अह की जो ध्वनि होती है, ठीक है, वो भी कंठ में आती है। जब हम अह बोलते हैं तो कंठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखो, जब हम आहा बोलते हैं, आहा, तो किसकी ध्वनि सुनाई देती है, हमको ह की ध्वनि सुनाई देती है, आह, ठीक है। तो ह भी आएगा कंठ वर्ण में, ठीक है। कंठ वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, लघु आ, दीर्घ आ, पूरे के पूरे का वर्ग जिसमें पांच वर्ण होते हैं, आहा और हा, ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं तालव्य वर्ण। देखिए, हमने स्वर में दो उठाया, अब अगला दो उठा लेते हैं, ठीक। ये दो को उठा के लिख लिया अपन, लघु ई, ये दीर्घ ई। और मैं आपको वो पढ़ाया था कचट तप और केटीएम दो के आधार पर, जो चा आ रहा था वो किस में आ रहा था, के टी, टी मतलब तालव्य में आ रहा था। चा वर्ण, चा वर्ग के वर्ण कितने किसमें आते हैं, तालव्य में आते हैं। तो देखो, चा वर्ण, चा वर्ग को भी मैं यहां लिख लेता हूं, पूरा का पूरा चा वर्ग, चा वर्ग के सारे वर्ण, पांचों वर्ण किसमें आते हैं, तालव्य में आते हैं। तो देखो, मैं पांचों में गोला कर ले रहा हूं, ये हो गया है। और क्या बच गया हमारे पास, और क्या बच गए, देखो, और यहां पर हमारा क्या कौन सा हो गया था, हमारा आहा हो गया था, मतलब विसर्ग हो गया था, ठीक है, ये हो गया था। अब इन लोग बोले, ये दो लोग बोले कि भैया आप स्वर को ले लिए, व्यंजन को ले लिए, अयुग्मक को ले लिए, हम क्या गलती किए हैं, अब इन लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, इनको भी उठा लिए, एक तो इसको एक उठा लिए, एक इसको उठा लिए, इनको भी खुश करने के लिए इसको उठा लिए। तो यहां पर लिख लिया अपन या और शाह। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करेंगे, मैं आपको सब चीज समझा दूंगा, सारे चीज समझाऊंगा, क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब मूर्धन्य में देखते हैं। देखिए, तालव्य में इतना ही है, लघु आ, दीर्घ आ, चा वर्ग, या और शा। चलिए, अब हम देखते हैं, अब हम क्या उठाते हैं, स्वर। तो देखिए, उ, लघु उ और दीर्घ उ किसमें आता है, देखिए हम जब पढ़ रहे थे, लघु और लघु उ और दीर्घ उ किसमें आता है, वो ओष्ठ ध्वनि में आता है। हमने जानते हैं ना, हम उस समय पढ़े थे कि ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, उसमें लघु उ और दीर्घ उ को रखे थे। तो उ को यहां अपन नहीं रखेंगे, उ को अपन कहां रखेंगे, उ को हम रखेंगे ओष्ठ में, उ ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी अपने को कुछ स्वर रखना है, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, हम यहां पर री रखेंगे। देखिए, ये यहां पर यूज हो गया, उ और लघु उ दीर्घ उ यहां पर यूज हो गया। अब बचा क्या, री बचा, री को हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। री कहां आएगा, मूर्धन्य ध्वनि में री आएगा, ठीक है। और हम कचट तब के आधार पर जानते हैं, क च ट, ट वर्ग किसमें आएगा, ट वर्ग आएगा मूर्धन्य में, ठीक है। मैं आपको पढ़ाया हूं ना, देखो मैं आपको क्या पढ़ाया हूं, कचट तप, क च ट त प, कचट तप पढ़ाया हूं। और यहां पर क्या लिखा है, केटीएम दो, केटीएम द और ओ,
यदि अभी तक आप व्यंजन का पहला वीडियो नहीं देखे हो तो वहां वीडियो देख लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट को मैं वहां बहुत अच्छे से समझाया हूं आपको। ठीक है, तो देखो समझ लो, का वर्ग का जितने हैं सब आ जाएंगे कंठ में, चा वर्ग का तालु में, चा वर्ग का मूर्धन्य में, ता वर्ग का दंत में, और पा वर्ग का ओष्ठ में आएगा। तो सभी को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जितने बच्चे हैं सभी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, सारे को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखो पूरा के पूरे। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो का वर्ग आ गया कंठ में, चा वर्ग आ गया तालु में, ता वर्ग आ गया मूर्धन्य में। अब यहां लिख लेता हूं मैं ता वर्ग, जो कि इसमें आता है दंत में, और पा वर्ग आ गया ओष्ठ में। तो देखिए हमारा ये इतने वर्ण हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, इधर के पूरे वर्ण हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां अपन ने उठाया था या और शा को, यहां उठाया था। ठीक है, यहां पर उठा लेते हैं रा, और ये षटकोण के शा को यहां रख देते हैं, रा और ये शा यहां रखा गया। ठीक, दंत में क्या 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 आता है, देखिए दंत में क्या क्या आएगा, दंत में आएगा हमारा ता वर्ग और ला और शा। ठीक है, ला और देखो, ला और शा, देखो मैं आपको पूरा समझाता हूं, ला और ये सा, या रा ला, या रा ला। ठीक है, या रा ला यहां पर आ गया, शा शा सा। ठीक है, ये आ गया अपना तालव्य शाह बोलते हैं इसको, तो तालु में आ गया, मैं आपको पढ़ाया हूं, इसको तालव्य शाह बोलते हैं, इसको मूर्धन्य शाह बोलते हैं, और इसको दंत्य शाह बोलते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूं। तो देखो क्रम से यहाँ पर आ गया। ठीक है, सब चीज आ गया है, और हाँ यहाँ पर आ गया है, तो देखो यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और देखो और क्या क्या बचा है, सब चीज मैं आपको समझाऊंगा, आप वीडियो को स्किप ना करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से सब चीज समझा दूंगा, आप बस इसको पेशेंस रखो, अभी सुनो मेरी बात को। ठीक है, देखो हमारा क्या क्या हो गया, ता वर्ग में भी पूरा कंप्लीट हो गया, देखो कंठ वर्ग पूरा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद देखो तालु का तालव्य वर्ग में पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद मूर्धन्य भी पूरा कंप्लीट हो गया, री, सब चीज कंप्लीट हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा दंत भी कंप्लीट हो गया, और हमारा ओष्ठ भी पूरा कंप्लीट हो गया, ये सब चीज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको देखना है अनुनासिक वर्ण के अंदर। देखो अनुनासिक वर्ण में हम उन वर्णों को हम यहाँ पर रखेंगे जिनका प्रयोग करते समय नाक का इस्तेमाल होता है, या नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वे वर्ण को मैं यहाँ रख रहा हूं जिनका इस्तेमाल में नाक का इस्तेमाल होता है ना, चाहे वो नाक अकेले नाक का हो या नाक और मुंह दोनों को मिला के हो। ठीक है, तो नासिक के वर्ण के अंतर्गत मैं यहाँ लिखूंगा अनुस्वार को, क्योंकि अनुस्वार में नाक का इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ अनुस्वार हो गया, ठीक है, यहाँ सब चीज हो गया देखो इधर, और ये वाह बचा हुआ है, और ये इतना सारा चीज बचा हुआ है, सबको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, हम मतलब यहाँ पर अनुस्वार को रख लिया, और चंद्र बिंदु भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि चंद्र बिंदु में अपन नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जितने भी पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर को भी हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये जो पंचमा अक्षर है इनका भी यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे देखो पंचमा अक्षर में भी हम जब बोलते हैं तो हमको नाक का सहारा लेना पड़ता है पंचमा अक्षर में। ठीक है, और इसको भी मैं आपको समझाया हूं कि अनुस्वार को हम पंचमा अक्षर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो पंचमा अक्षर ध्वनि यहां भी आएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो सब चीज हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे पास बचा है एक तो वा बचा है, और ए ओ औ ये बचे हुए हैं। चलिए अब मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बता रहा हूं, मतलब ये 5 चीजों को कहां कहां अपने को रखना है, इसको मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, जब हम स्वर पढ़ रहे थे उस समय मैं आप लोगों को समझाया था कि देखो ये है अ प्लस ई, अ और ई को मिलाने से क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए। ठीक है, अ और ए को मिलाने से क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए। ठीक, आ और उ को मिलाने से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और आ प्लस ओ को मिलाने से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये मैं आपको जब स्वर पढ़ रहे थे उस समय मैं आप लोगों को ये चारों चीज समझाया हूं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, देखिए ये है, ये कौन सी ध्वनि है, आ कौन सी ध्वनि होती है, ये होती है कंठ ध्वनि। ठीक है, ई कौन सी ध्वनि होती है, तालव्य ध्वनि। ठीक है, तालु, कंठ प्लस तालु मिला के क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य।
ठीक है, तो देखिए ए और ए ये कौन सी ध्वनि हो गई, देखो दोनों में वही इस्तेमाल हो रहा है, कंठ और तालु का इस्तेमाल हो रहा है दोनों में। देखो ये ए और ए, तो ए और ए कौन सी ध्वनि हो गई, ये हो गई कंठ तालव्य ध्वनि, कंठ तालव्य ध्वनि। ठीक है, और देखते हैं ये कौन सी ध्वनि है, ये वाला अ, ये है कंठ ध्वनि। और उ कौन सी ध्वनि है, ये है ओष्ठ ध्वनि। ठीक है, तो दोनों को मिला, देखो यहां भी अपने पास अ, ये ओ और औ। ठीक है, देखियो ये ऊ से ही तो यहाँ पर ओ बना है ना, ओ या ऊ से ओ बना है और ओ से ओ बन गया, तो यहाँ कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल हो रहा है, कंठ और ओष्ठ का। और कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, कंठोष्ठ ना, कंठ्योष्ठ ध्वनि। ठीक है, तो ये जो ओ और औ है ये कंठोष्ठ ध्वनि है। चलिए अब अपन वहीं पहुंचते हैं। देखिए कंठ और तालु, कंठ तालव्य, इसके अंतर्गत क्या आता है, ए और ए। ठीक है, और कंठ और ओष्ठ मतलब कंठोष्ठ, इसके अंतर्गत क्या आता है, ओ और औ। ठीक है, और क्या बच गया, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है, देखो दोस्तों आप वाह बोलो, वाह। ठीक है, वाह, फिर से बोलो वाह, एक दो बार वाह बोलो, तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप वाह बोल रहे हो तो दांत और होठों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्पेशली जो ऊपर का दांत है और जो नीचे का होंठ है, उन दोनों का आप जब सहारा ले रहे हो तब आप वाह बोल रहे हो, वाह। ठीक है, आप वाह, तो वाह कौन सी ध्वनि है, वाह है दंत ओष्ठ ध्वनि है। देखिए दोस्तों ये सभी उच्चारण स्थान में आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाया हूं, एक एक चीज समझाया हूं। ठीक है, मतलब सभी चीज मैं आप लोगों को समझाया हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो आपको मैं ऐसे लिखा हुआ दे सकता था, दिखा दिखा के समझा सकता था लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा एक वैज्ञानिक तरीके से समझाया हूँ एक चीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अब हम देखते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग अव्यय का वर्ण के उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, मुख्यतः इस उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं। हमने देखा कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ और नासिका। ठीक है, नासिका मतलब नाक। और यहाँ पर अपन जो बाकी जो पढ़ रहे हैं उसको अपन मिला ले रहे हैं, जैसे कंठ और तालु को मिला लिए, यहाँ कंठ और ओष्ठ को मिला लिए, या दंत और ओष्ठ को मिला लिए, तो इस प्रकार से हमारी संख्या यहाँ बढ़ गई है। ठीक है, देखो ये हुआ। अब देखो उच्चारण स्थान के बारे में हमने देख लिया। कंठ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, लघु आ, दीर्घ आ। का वर्ग आता है, देखो लघु आ दीर्घ आ मैं आपको बताया ना कैसे कैसे करना है, स्वर को अपने को पहले उठार देना है। का वर्ग आता है, ये अपन केटीएम 2 और कचट तब से याद हो गया। आह का भी बारे में आपको मैं बताया कि आह को जब हम अयोगवा पढ़ रहे थे तो हम जब आह बोलते हैं तो हमारे कंठ का इस्तेमाल होता है, और आह बोलते हैं तो उसका ध्वनि हल्का हल्का हा के जैसा सुनाई देता है, तो दोनों को एक साथ लग दिए अपन। ठीक है, तालव्य में ये वाला, इसके बाद ई और ई को रख लिए, बड़ा लघु ई दीर्घ ए। ठीक है, उसके बाद चा वर्ग यहाँ रख लिए केटीएम 2 और कचट तब के तहत। ठीक है, या और शाह लोग बोले भैया हम भी रहेंगे करके, हमको हमको ऐसे क्यों कर रहे हो करके, तो या रा ला को इस प्रकार से यहाँ लिख दिए। तीनों शाह हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और ये दंत शाह होता है। ओष्ठ को नीचे क्यों रखे हैं, ओष्ठ को यहाँ क्यों रखे हैं, क्योंकि हम ओष्ठ जब हम पढ़े भी थे, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने ये देखा था। ठीक है, इन दोनों को रखा था। पा वर्ग क्यों यहाँ पर रखा है, पा वर्ग हम यहाँ इसलिए रखे हैं क्योंकि पा वर्ग हम देखो कचट तब केटीएम 2 से पा वर्ग निकल जाएगा, ता वर्ग भी वैसे निकल जाएगा, कचम तब केटीएम 2 से ता वर्ग भी वैसे निकल जाएगा। देखो अ आ ई ई उ दोनों का सबका इस्तेमाल हो चुका था, री बचा था तो री को यहाँ रख दिए थे। ठीक है, इतना सब चीज आपको क्लियर हो गया। नासिका और मुख में इसके बारे में बताया कि या तो नाक या नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होगा। तो देखो पंचमा अक्षर ध्वनि हो गया, और अनुस्वार को भी, या अनुस्वार मतलब यहाँ अम हो गया, इसका प्रयोग नाक से होता है। अनु चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, ए का भी आपको मैं बताया कि ये कंठ क्यों है, तालुब क्यों है, और कंठ और ओष्ठ का भी मैं आपको बताया। ठीक है, और दंत और ओष्ठ का भी बताया, आपको बोल के भी दिखाया कि जब हम वाह बोलते हैं तो हमारे दांत और होंठों का इस्तेमाल होता है। चलो अब और कुछ देखते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है, उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक।
हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। क्योंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्गों के निम्नलिखित श्रेणियां बन गई है। जो चीज पढ़ाया हूँ वही सब सारा चीज में लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ लेना। देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। देखो यहाँ पर वही चीज को मैं थोड़ा अच्छे से लिख दिया हूँ, नोट्स टाइप पे लिख दिया हूँ। कंठ के अंतर्गत क्या आता है? जिसका उच्चारण कंठ से हो, कंठ वर्ण कहलाता है। उसके अंतर्गत क्या आता है? अ, आ, का वर्ग, विसर्ग और हा। ठीक है। तालव्य के अंतर्गत क्या आता है? जिसका उच्चारण तालु से हो, तालव्य कहलाता है। ई, ये चा वर्ग आ गया, य और शा आ गया। मूर्धन्य में जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, ठीक है, सब चीज अपन पढ़ चुके हैं। री, टा वर्ग आ गया। ऊ और ऊ को वहां पास ले गए क्योंकि वो ऊष्ट ध्वनि है। ठीक है। रा शाह हो गया, देखो तीनों शाह एक के बाद एक तीनों उतर गए। ठीक है। या रा ला एक साथ हो गया। वाह को क्यों नहीं रखे? वाह को अपन जानते हैं कि होंठ और दांत का सहारा लेना पड़ता है। ता वर्ग अपन कचट तप और केटीएम दो से निकाल लिए। ठीक। ओष्ठ के आधार पे अपन देख लिए हैं कि पा वर्ग को अपन कचट तप केटीएम दो से निकाल लिए, और ऊ को यहाँ रख दिए। अनुनासिक में बताया मैं, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से, मुख और नाक से हो। देखो, पंचमा अक्षर और अनुस्वार का प्रयोग नाक से होता है, और चंद्र बिंदु का प्रयोग मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। कंठ और तालव्य, इनका उच्चारण, ये देखो कंठ और तालव्य में भी देख लिए, कंठ और तालु से इनका उच्चारण हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाया भी, अ और ई को मिला के अपन ए बनाते हैं। एक कंठ है, एक तालु है। ठीक है। कंठ ओष्ठ के बारे में भी मैं आपको बताया कि कंठ और ओष्ठ रहना चाहिए। ठीक है। कंठ और ओष्ठ का भी मैं आपको बताया। आ और ई, सॉरी, आ और उ को मिला के क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है। एक है अपना कंठ और एक है अपना ओष्ठ। ठीक है। तो ये बन गया कंठ ओष्ठ। और दंत में भी मैं आपको बताया कि देखो, जब हम वह बनता है बोलते हैं तो हमारे दांत और होठों को का सहारा लेना पड़ता है। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है, हा, मा, वा, रा वर्णों के उच्चारण स्थान की दृष्टि का सही क्रम क्या है? देखो दोस्तों, पहला चीज अपन उठाए हा। हा, ठीक है। हा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो, एक एक चीज से समझा रहा हूं। मा, वा, रा। देखो, हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्यों कंठ है? क्योंकि विसर्ग होता है कंठ के अंतर्गत, और जब हम विसर्ग बोलते हैं तो उसका उच्चारण भी हा की तरह होता है। तो हा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो देखो ना, अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से दे और आप श्योर हो कि हाँ पहला वाला तो कंठ है, तो इसी को आप टिक लगा देना, क्योंकि बाकी में तो कंठ दिया ही नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था नगरीय निकाय राजस्व निरीक्षक NNRI 2018 के पेपर में। ठीक है। ये अपना क्लियर हो गया। माँ कौन सी ध्वनि है दोस्तों? देखो, माँ कौन सी ध्वनि है? माँ, देखो, पा फा बा भा मा, माँ क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है। ये कैसे निकालेंगे अपन? कचट तप और केटीएम दो को मिला दो, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अगर आप व्यंजन का वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो को जरूर देखो। ठीक है। वह कौन सा ध्वनि है भैया? दंतोष्ठ है, ये अपन सीख गए हैं। रा कौन सा ध्वनि है भैया? ये मूर्धन्य है। ठीक है। या, रा, ला हमने लिखा था। कंठ को छोड़ के अपन उसके बाद से शुरू कर दिए थे। तालु में आ जाता है या, और मूर्धा में आ जाता है अपना, ना, मूर्धा में अपना क्या आ जाता है? रा आ जाता है, तो मूर्धन्य। ठीक है। निकल गया आंसर। देखो, यहाँ पर सब चीज लिख दिया हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब चीज आपको मिल जाएगा। अगला देखो यार, निम्नलिखित स्वर में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? देखो, कंठ कौन कौन से हैं अपने क्या देखे थे? देखो, अ और आ हो गया, का वर्ग हो गया। ठीक है। विसर्ग हो गया, विसर्ग मतलब ये आहा ले लेता हूं, और हा, ये कंठ वर्ग होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो देखो, कंठ और तालव्य, मतलब देखो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि भी कंठ में नहीं आता। इसको अपन देखते हैं। ठीक है। देखो, और तालु के अंतर्गत देखो यार, कंठ तालव्य क्या है? ये तो देखो मैं आपको समझाया था। क्या समझाया था? एक कैसे बना है? आ और ई से मिलके एक बना है। ये कौन सा है? कंठ, और ये तालव्य है। और यहां से निकल गया हमारा आंसर कंठ तालव्य। ठीक है। ये तो सीधा यहीं से क्लियर हो गया है। चलो, देखो यहाँ लिखा हुआ है कंठ तालव्य, क्या कंठ और तालु के जीभ के स्पर्श से बोलने जाना कंठ तालव्य है। ठीक है। आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। अगर उस प्रकार के नहीं बना पाए तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो, कि पहले कंठ को निकाल लिए, पहले तालु को निकाल लिए। ऐसे भी बना सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसी आसानी से एक बार में देख लोगे कि कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं। ए और ए कंठ तालव्य होता है। यही सब क्वेश्चन तो आता है। देखो, ये आया है ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक SAAF 2018 के पेपर में आया है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनके वर्णों का हमको यदि उच्चारण स्थान निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
देखो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये है क्षत्रिय के शाह, एक तो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बाकी आप लोग खुद निकाल लेना। इसका उच्चारण स्थान यदि पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसको का मैं तोड़ता हूं, ये कैसे टूट जाएगा? का, ठीक है। उसके बाद ये शाह, ठीक है, मूर्धन्य शाह, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? आ, ठीक है। इस प्रकार से आपको तोड़ना मैं सिखा चुका हूं। संयुक्त अक्षर कितने वर्णों से मिलकर बने रहता है? 3 वर्णों से मिलकर बने रहता है। दो दो व्यंजन रहता है और एक स्वर रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसका उच्चारण की स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ये कौन सा शाह है हम जानते हैं। देखो, पहला शाह कौन सा होता है? तालव्य, मूर्धन्य और दंत। ये है मूर्धन्य शाह, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। तो क्षत्रिय के शाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, मूर्धन्य, ठीक है, कंठ, ठीक है। कंठ मूर्धन्य कंठ, मतलब कंठ मूर्धा कंठ से क्या बनता है? क्षत्रिय के शाह, ठीक है। आपको बाकी और दूसरे शाह निकालना है, जैसे त्रिशूल के त्रा, तो आप कैसे निकालोगे? त्रिशूल के त्रा भी आप ऐसे निकाल लेना, ता धन रा धन आ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान देख लो, इसका उच्चारण स्थान देख लो, इसका उच्चारण स्थान देख लो, ठीक है। यानी के ज्ञा को कैसे निकालोगे? तो आ जाएगा जा धन या धन आ, ठीक है। और आपको क्या है? श्री के शाह, श्री के शाह को कैसे निकालोगे? देखो, आ, ये वाला शाह, धन रा, ना, धन आ, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान देख लेना, इसका उच्चारण स्थान देख लेना, इसका उच्चारण स्थान देख लेना। तो देखो, इन सभी का उच्चारण स्थान देखोगे देखोगे तो इसका उच्चारण स्थान आपको मिल जाएगा, इसका उच्चारण स्थान मिल जाएगा। मतलब संयुक्त व्यंजन का जो उच्चारण स्थान निकालते हैं इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ बचा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बचा है। बाकी जो बचा है उसको अपन अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।